Hello everyone and welcome to today's class. आज हम फैमिली के बारे में कुछ डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही परिवार से संबंधित क्या विशेषताएं परिवार की होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी देखेंगे, और क्या फंक्शंस हैं, मतलब क्या उपयोगिताएं हैं, क्या रोल फैमिली जो है वो प्ले करती है सोसाइटी में और परिवार के सदस्यों के लिए, उसके बारे में भी आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे। परिवार होता क्या है? बेसिकली फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें उसके सदस्य जो हैं वो आमतौर पर शादी या फिर रक्त संबंध या फिर अडॉप्शन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी परिवार के सदस्य शादी के माध्यम से जुड़ाव रख सकते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ। ब्लड रिलेशन के माध्यम से भी जुड़ाव रख सकते हैं, जैसे फादर एंड सन, मदर एंड सन, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। इस केस में हम ब्लड रिलेशन से गुथी एक परिवार की परिभाषा देखते हैं। एंड अडॉप्शन, यानी किसी को गोद लिया जाए, उसके परिणाम स्वरूप भी परिवार का ताना बाना बुनता है। साथ ही ये सभी सदस्य एक कॉमन हाउस होल्ड, यानी एक कॉमन परिवार, एक कॉमन घराने से संबंध रखते हैं और एक दूसरे के सामाजिक रोल्स जैसे कि हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, सन, डॉटर, इन भूमिकाओं को निभाने के लिए एक दूसरे से अलग अलग चीज़ों का आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान, सामान, प्रॉपर्टी, वैल्यूज, मोरल्स, इन सभी नॉलेज, इन सभी चीज़ों के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपना कल्चर, अपना कॉमन वैल्यू सिस्टम और अपना कॉमन मोरल सिस्टम डेवलप करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ाते हैं। सो परिवार एक ऐसा ताना बाना है जो शादी, रक्त संबंध और अडॉप्शन के परिणाम स्वरूप बुना जाता है, जिसके अंदर हर सदस्य अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वहन करता है। हाउ? बाय इंटरैक्टिंग, बाय कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर इन अ कॉमन हाउस होल्ड एंड मेंटेनिंग देयर ओन कल्चर, their own set of values, their own set of ethics and morals, और इस परिवार को बनाए रखता है। सो ये एक डेफिनेशन होती है फैमिली की। हम कई सारी फैमिलीज देखते हैं, उन सब केसेस में आप पाएंगे कि वो किसी ना किसी बंधन से जुड़े हैं। वो बंधन ब्लड रिलेशंस का हो सकता है, वो बंधन समाज द्वारा अप्रूव्ड रिलेशंस जैसे कि शादी, जैसे कि अडॉप्शन आदि का हो सकता है। लॉ द्वारा अप्रूव्ड रिलेशन जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप्स नाउ आर अप्रूव्ड बाय लॉ। सो ऐसे केसेस में जो एक ग्रुप बनता है, जो परिवार के जो सदस्यों का जो समूह बनता है, उसे हम परिवार का नाम दे सकते हैं। बट द अंडरलाइन आइडिया इज ऑलवेज दैट वो किसी ना किसी बंधन से, किसी ना किसी बॉन्ड से जुड़े हुए होने चाहिए। हम एक कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो उनको मिला के एक परिवार नहीं बना सकते, बिकॉज देयर हैज टू बी सम connection, some bonding between the people, जो कि मैरिज, ब्लड और अडॉप्शन के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। क्या विशेषताएं हैं एक परिवार की कि जो उसे एक परिवार बनाता है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फैमिली को यूनिक फैमिली, एक फैमिली का नाम दे सकता है? सो द फर्स्ट वन इज फैमिली इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन मेटिंग रिलेशनशिप। यानी परिवार में बहुत जो परिवार का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, जो सबसे गाढ़ा संबंध होता है, वो आता है चाइल्ड बेयरिंग और रेयरिंग से। यानी हस्बैंड वाइफ जब बच्चे को जन्म देते हैं और उस बच्चे के जन्म के पश्चात जब वो परिवार एक शेप लेता है, तो उस परिवार को शेप लेने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमेशा से मेटिंग रिलेशनशिप रहा है। सदियों से
कई कालखंडों से मेटिंग रिलेशनशिप आधार रहा है एक परिवार को शेप लेने के लिए। बच्चे पैदा करना, आने वाली जनरेशन को तैयार करना ही एक परिवार का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सदियों से रहा है। ये बॉन्ड ऐसा माना जाता है कि परिवार को एक एंड्योरिंग यानी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही अगर ये जो चाइल्ड बेयरिंग रेयरिंग ट्रेडिशनली सोसाइटी द्वारा सैंक्शनड यानी अप्रूव तरीके से अगर है, तो परिवार जो है वो अपना एक पूरा अपने आप को सैंक्शन कर पाता है, सोसाइटी में अपनी जगह बना लेता है। सो मेटिंग रिलेशनशिप इज समथिंग वेरी प्राइमरी फॉर डेवलपिंग और बिल्डिंग अप ऑफ एनी family. The second characteristic is that the family experiences are continuous and persistent. फैमिली जो है वो एक किसी भी बच्चे के लिए उसका परिवार उसके लिए कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है। यानी अगर कोई भी नवजात शिशु है जो इस दुनिया में अभी आया है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस का स्रोत, सबसे ज़्यादा नॉलेज या सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए जो स्रोत है वो उसका परिवार है। परिवार वो समूह है जो उस बच्चे को स्टेबल रिलेशनशिप देता है, एक आइडेंटिटी देता है, और उस एनवायरनमेंट में, उस पर्यावरण में वो बच्चा थ्राइव करता है, ग्रो करता है और आगे बढ़कर एक परिपक्व इंसान बनता है। सो पारिवारिक जो अनुभव होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। वो एक बच्चे को एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चा अपनी फर्स्ट हैंड नॉलेज गेन करता है। एक बच्चा सबसे ज़्यादा अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन से ही सीखता है किस तरीके से समाज में व्यवहार करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। ये सारे उसके परिवार द्वारा दिए गए अनुभवों से ही जो है आकार लेता है। Then the third one is family is the major agent for transmitting culture. Yes, the culture of the society is transmitted to the child by family. वो किस रिलीजन को फॉलो करेगा, कौन से कस्टम्स को निभाएगा, कौन से रीति रिवाज को निभाएगा, किसको नहीं निभाएगा, किस फेस्टिवल को किस तरीके से फॉलो करेगा, पूजा करेगा, नमाज पढ़ेगा, चर्च जाएगा, मंदिर जाएगा, वो क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, ये सारा जिसे हम कल्चर कहते हैं, उसके मन में अगर कोई भ्रांतियां भी आनी है, कोई टैबूज आने हैं, कोई गलत सही जो भी उसके बिलीव्स होने हैं, वो सब उसके परिवार द्वारा ट्रांसमिटेड होंगे, वो परिवार द्वारा देय होंगे। बच्चा अपने पेरेंट्स को सुबह उठते ही अगर माता पिता के पांव छूते देखता है तो ये उसके जीवन शैली का हिस्सा बनता है। माता पिता को पूजा पाठ करते देखता है तो वो उसे भी कॉपी करने की कोशिश करता है। दिवाली मनाते देखता है तो दिवाली को वो आइडेंटिफाई करता है, और ईद मनाते देखता है तो वो ईद को आइडेंटिफाई करता है। सो परिवार से ज्यादा प्रबल कोई और एजेंट नहीं होता कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए। Then we have another characteristic that family conditioning has a special emotional quality. हम स्कूल में जो चीज़ें सीखते हैं उसके पीछे सीखने के लिए हमारे पास कई सारे फैक्टर्स होते हैं। किसी को इम्प्रेस करना, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना, करियर एटसेट्रा। बट जो इमोशनल कोशेंट है वो सबसे ज़्यादा परिवार में पाया जाता है। पारिवारिक एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे के कैरेक्टर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभावी कारक होता है। पारिवारिक वातावरण, एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा बच्चे को फ्रीडम देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, खुद को जानने का, और बच्चे के सबसे ज़्यादा या किसी भी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा मानसिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में ही होती है। सो जो इमोशनल क्वालिटी है, यानी परिवार में जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में ढलता है, कोई चीज़ सीखता है, उसमें जिन
जिन संबंधों से, जिन बॉन्ड्स से व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उसके पीछे हमेशा एक इमोशनल कोशेंट रहता है। आप माता पिता का सम्मान करते हैं, वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं करते, आप उनसे एक इमोशनल जुड़ाव महसूस करते हैं और इसीलिए आप परिणाम स्वरूप उनका सम्मान करते हैं। सो परिवार में किया गया हर कार्य और सीखा गया हर बात इमोशनल कोशेंट द्वारा प्रभावित होता है। Then we have a status. Every family has a status. जो बच्चा अभी अभी संसार में आया है उसकी अपनी आइडेंटिटी उस परिवार द्वारा बन चुकी है कि ये उसका बेटा है, उसका पोता है, उसकी नाती है, जो भी। एंड उस परिवार के द्वारा ही उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका अभी स्टेटस क्या है, वो भी उस परिवार द्वारा ही सोसाइटी में निर्धारित किया जाता है। यानी समाज उस परिवार को जिस स्टेटस का मानता है, बच्चा भी उसी स्टेटस पर रखा जाता है स्वतः ही। पारिवारिक सदस्य जो हैं वो एक दूसरे से एक जटिल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, एक यूनिफाइड तरीके से जुड़े हैं, जहां एक इंटरडिपेंडेंस है, हर सदस्य एक दूसरे पर निर्भर है। Each family member is important to another and relates to one another. कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य यदि अपने क्षेत्र में अच्छा करता है तो पूरे परिवार के स्टेटस में बढ़ोतरी कर पाता है। यानी परिवार में इंटरडिपेंडेंस इस हद तक होती है कि यदि किसी एक सदस्य द्वारा या किसी एक सदस्य के स्टेटस में गिरावट आती है तो ओवरऑल पूरे परिवार के सामाजिक स्तर में भी गिरावट आ सकती है। और यदि एक सदस्य बहुत सक्सेसफुल है, बहुत नामी गिरामी है, तो पूरे परिवार के नाम में बढ़ोतरी होती है। Then we have family is an area of interacting personalities. बिकॉज परिवार एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड करता है जो बच्चे की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पहला ऑडियंस बच्चे को प्रोवाइड करता है। बच्चा चलता है तो परिवार के सब सदस्य ताली बजाते हैं तो बच्चे को लगता है मैं चल के बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। द फैमिली इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर बच्चे को, इंडिविजुअल को वार्मथ मिलती है, प्रेम मिलता है, कंफर्ट मिलता है और मुश्किल समय में भी अफेक्शन मिलता है, सूदिंग मिलती है। इसलिए परिवार एक ऐसा एरिया माना जाता है जिसके अंदर हर व्यक्ति एक दूसरे से सिर्फ बोलकर नहीं, अपने व्यवहार द्वारा, अपनी केयर द्वारा, अपने द्वारा किए गए कार्यों द्वारा इंटरैक्ट करता है और दूसरे परिवार के सदस्यों के जीवन में कंट्रीब्यूट करता है। देन द फैमिली पासेस ऑन आइडियाज एंड आइडियल्स। यस, जैसा कि हमने कहा कि परिवार जो है वो कल्चर ट्रांसमिट करता है, इसी के साथ परिवार बेसिक आइडियाज और आइडियल्स, यानी हमारे उसूल क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, आइडियल्स क्या हैं, वो भी जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। हम किस चीज़ को सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं, हम किन उसूलों के साथ कभी भी किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज, समझौता नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें एक परिवार अपने आने वाली जनरेशन को देता है। बच्चा किस तरीके से सोचेगा, क्या आइडियाज़ उसके दिमाग में किस तरीके से आकार लेंगे, क्या बिहेवियर उसका होगा, वो सारी चीज़ें परिवार से, प्राइमरीली परिवार से आती हैं। हर आइडियल या हर उसूल जो भी परिवार से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दिया जाता है, उसमें हर पीढ़ी के साथ कुछ बदलाव अवश्य रूप से आते हैं। हमारे दादा या दादी जो कार्य करने का सोच भी नहीं सकते थे, आज हम वो कार्य करने में झिझकते नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारे उसूलों में बदलाव तो आता है, बट वो शेप भी उसी तरीके से ही लेते हैं। जो बातें आज हम कल्चरली कर लेते हैं वो हमारे दादा दादी के टाइम पर संभव ही नहीं थी। सो आइडियल्स डू चेंज बट दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द ओवरऑल आइडियल ऑफ द फैमिली। परिवार जो मानता है उसी में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। अचानक परिवार का पूरा कल्चर, पूरा परिवार का पूरा वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा परिवार एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू आप अपने एयरलूम्स, पुराने गहने, प्रॉपर्टीज, फोटोग्राफ्स, बर्तन, ये सारी चीजें एक
अपने परिवार की आपकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, परिवार के नाम से होती है, वो भी परिवार जो है उन चीज़ों को बांधे रखता है और बचाए रखता है. एंड एवरी फैमिली हैज सम फॉर्म. ऑल्दो इट इज़ अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, बट हर सोसाइटी में परिवार के अलग अलग फॉर्म होते हैं. न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एटसेट्रा एटसेट्रा, सिंगल पेरेंट फैमिली. तो परिवार के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं. एंड ऑल इन ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव एज फार एज अ फैमिली इज कंसर्न्ड. अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ फैमिली. क्यों एक पारिवारिक ताने बाने की जरूरत है, क्यों हमें एक समूह में जिसको हम परिवार के नाम से जानते हैं उसमें रहने की जरूरत है. सबसे पहली जरूरत या फंक्शन होता है परिवार का बायोलॉजिकल फंक्शन, रिप्रोडक्शन. कल्चरली या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो परिवार का मेजर कार्य क्या है? आने वाली जनरेशन को तैयार करना, आने वाली जनरेशन को लाना, तैयार करना, उन्हें अपने कल्चर को ट्रांसमिट करना और अपने मोरल वैल्यूज और एथिक्स को भी आगे से आगे चलाना. तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम, आपका परिवार चलता रहे, आपके घर के कल्चर रिचुअल्स चलते रहें. जहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल श्राद्ध होता है, मुंडन होता है, ये सारी चीजें जो एक जनरेशन को अपनी पुरानी जनरेशन से जोड़ती हैं, वो इस बायोलॉजिकल फंक्शन से ही संभव है. जब तक परिवार रिप्रोड्यूस नहीं करता, प्रोक्रिएट नहीं करता, बच्चे नहीं पैदा करता, आगे नहीं बढ़ाता पीढ़ी को, तब तक वो परिवार फंक्शनल नहीं रह सकता. देन वी हैव इकोनॉमिक फंक्शन. एक पारिवारिक ताने बाने में जब लोग होते हैं तो परिवार में ही जो है इनकम अर्न भी होती है और पारिवारिक ताने बाने में ही वो खर्च भी होती हैं. इमरजेंसीज के लिए सेविंग भी होती है, जो उधार हैं वो चुकाए भी जाते हैं, और एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी एक इकोनॉमिक एसेट तैयार किया जाता है. सो इकोनॉमिक फंक्शन एक परिवार का बहुत बड़ा है. एक सिंगल व्यक्ति के कंपैरिजन में एक समूह में जब अर्निंग की जाती है, सेविंग की जाती है, प्लान तरीके से खर्चा किया जाता है, तो वो बेटर फॉर्मेट है एज कंपेयर टू singular people doing their economic tasks. Then we have protective function. कोई बीमार पड़ जाए तो परिवार काम आता है. कोई सेरेमनी हो, किसी का अंतिम संस्कार हो या किसी के बर्थडे पार्टी हो, इसमें भी सेलिब्रेशन के लिए परिवार काम आता है. आगे से आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए परिवार काम आता है. आपको सोसाइटी के अप्रूवल दिलाने के लिए परिवार काम आता है. इसी के साथ परिवार के आपके संबंध जो एक परिवार से दूसरे परिवार से ही बन सकते हैं, वो संबंध बिल्ड करने के लिए भी परिवार और उसके सदस्य ही काम आते हैं. आप अगर स्ट्रेस में हैं, आप इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, आप फिजिकल क्राइसिस, आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, इन सारे केसेस में परिवार आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है. देन वी हैव एजुकेशनल फंक्शन. एजुकेशनल फंक्शन में परिवार वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जिसमें बच्चा पहला ज्ञान या पहली शिक्षा प्राप्त करता है. घर पर ही बच्चा बहुत सारी सोशल और एथिकल वैल्यूज को लर्न करता है, और बच्चे की प्राइमरी ट्रेनिंग जो है वो परिवार के सदस्यों द्वारा ही होती है. नमस्ते करना, पांव छूना, भगवान को हाथ जोड़ना, बदतमीजी से बात नहीं करना, मुस्कुराना, बड़ों का सम्मान करना, ये सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो स्कूल से कहीं पहले एक परिवार अपने बच्चे को देता है. देन वी हैव सोशलाइजिंग फंक्शन. सोशलाइजेशन बेसिकली परिवार के थ्रू ही संभव हो सकता है सोसाइटी में. दोस्त या फिर कलीग्स एक अलग बात है, बट पेरेंट्स टीच द चाइल्ड how to behave in the society. Family teaches the child how to learn culturally approved habits, ideas and attitudes. पूजा करनी है तो ऐसे करना है,
अगर ये कोई रीति रिवाज निभाना है तो इस तरीके से होता है, हमारे परिवार में इस तरीके से होता है, या हमारे घर में इस तरीके से होता है। ये सारी बातें, आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज, आपके परिवार में क्या है, वो सारी चीजें एक परिवार ही व्यक्ति को सिखाता है। सोशलाइजेशन या एक सामाजिक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बच्चे को अपने कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा माना जाता है कि कल्चर को जानकारी लाने के लिए, कल्चर के बारे में जानकारी लेने के लिए परिवार सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है। तो बच्चा क्या आइडियल्स, क्या आइडियाज़, क्या कल्चर फॉलो करेगा और सोशली अप्रूव्ड फॉर्मेट में फिट बैठेगा, उसके लिए भी परिवार काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। देन वी हैव रिक्रिएशनल फंक्शंस. Imagine when in your holidays all of you get together, your cousins, your first cousins, your second cousins, and you come together and you have a great time in your vacations. How is that possible? Because you come together, you share experiences, you play games, you do recreational activities, you watch movies together, and you discuss your problems, you get suggestions. So all those things, those recreational activities which help the family members to release their tensions and stresses, ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जो लोग मेट्रो सिटीज में अकेले रहते हैं, उनके लिए दे मिस आउट ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट द फैमिली हैज टू ऑफर। एंड देन वी हैव द अफेक्शनल फंक्शन। ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बेस्ड फंक्शन है, जिसमें परिवार के सदस्य आपको अपने व्यवहार की गर्माहट, आपके इंटीमेट रिस्पॉन्सेस से आपका ध्यान रख के, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रख के, आपको हमेशा एक, आप पे विश्वास करके, आपको हमेशा एक चेरिश्ड ह्यूमन बीइंग फील करवाते हैं कि हाँ, मैं मेरी लोगों को ज़रूरत है, मैं लोगों के लिए ज़रूरी हूँ। मैं किन लोगों के लिए ज़रूरी हूँ? तो आप अपने परिवार के लिए ज़रूरी हैं। आपका परिवार आपके बिना अपना जीवन इमेजिन नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में जो आपके बिना अपना जीवन इमेजिन नहीं कर सकते, जिनके लिए आप बहुत ज़रूरी हैं, जो आपकी एक एक आवश्यकता का ध्यान रखते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये भावना एक परिवार से ही व्यक्ति को मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। सो अफेक्शनल फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ फैमिली। बट व्यक्ति में सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है, वो फैमिली मेंबर्स के साथ एडजस्ट करता है तो बहुत चीज़ें सीखता है, वो अपने परिवार को बढ़ाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, जीवन में ग्रो करता है। परिवार का हिस्सा होते हुए उसमें हमेशा एक भूख रहती है कि वो अपने परिवार का नाम रोशन करे, सक्सेसफुल बने, सही जीवन और सही रास्ते पर चले। So these are overall the functions of a family, and they shape the life and ideologies of an individual. So thanks for watching. That is all about the introduction about families, their characteristics and their functions. For notes on the topic, do check the description box below.